हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग पैराडाइज। आज हम देखेंगे ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्टली समझाने वाली हूँ इसको। और आपको कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, इसमें नोट्स भी लिख रखे हैं, आप अगर कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही में मैं जो समझाने वाली हूँ इन शॉर्ट में, वो आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको रियली समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, थोड़ा सा समय लेके मैं आपको सब चीज़ समझा दूँगी मेरा अकॉर्डिंग, ओके। और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इन शॉर्ट में लिखना ही बहुत ही बेनिफिशियल है, ओके। सो फर्स्ट हम आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो फर्स्ट ट्रेंड है इसमें ट्रेंड्स इन नर्सिंग एजुकेशन। सबसे पहला ट्रेंड है नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना। पहले टाइम के अंदर नर्सिंग एजुकेशन के अंदर सेक्रेटरी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वाले टाइम में ट्रेंड के अकॉर्डिंग नर्सिंग एजुकेशन के अंदर सेक्रेटरी को बहुत ही महत्वपूर्णता दी जा रही है, ओके। और सेक्रेटरी नर्सिंग पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स का एक वो प्रोग्राम हुआ करता था उसका, और 30 आवर्स उनको पढ़ाते थे। बट नाउडेज इसको भी 70 आवर्स कर दिया है बाकी सब्जेक्ट के साथ में। जैसे बाकी सब्जेक्ट है उसी तरह इसको भी 70 आवर कर दिया है, इसको काफ़ी महत्वपूर्णता दी गई है। सो सेकंड हम आते हैं, इसी की बात है। इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि काउंसिल इंक्लूडेड साइकेट्रिक नर्सिंग इज कंपलसरी फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। हाँ, बीएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम है इसमें क्या हुआ था कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और जो भी एग्ज़ाम देना है उसमें अगर आपको क्वालिफाइंग करना है तो उसके लिए कंपलसरी है साइकेट्रिक के एग्ज़ाम में आपको क्लियर होना। तो ये कंपलसरी कर दिया है, पहले ऐसा कुछ था नहीं, बट अब के ट्रेंड में ये हो चुका है कि आपको कंपलसरी है साइकेट्रिक एग्ज़ाम में पास होना। और ये भी बस सब कोर्सेज़ की तरह ये काफ़ी अच्छा हो रखा है। और द नंबर ऑफ नर्सेज इन द फील्ड टीचिंग साइकेट्रिक नर्सिंग नीड टू बी इनहैंस। इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर नर्सिंग सर्कुलेशन। अब इसके लिए नाउ डेज नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक नर्सेज की नीड्स भी हो रही है और वो काफ़ी बढ़ भी रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। तो इन शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा, हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेंड्स इन नर्सिंग एजुकेशन क्या होता है? ये एक प्रोग्राम ट्रांजिशन टूवर्ड्स, ये स्पेशलाइजेशन फील्ड की तरफ जा रहा है। इसके अंदर पहले 30 आवर्स के प्रोग्राम चलते थे और इतना महत्वपूर्णता इनको नहीं दी जा रही थी, इंपॉर्टेंस जिसे हम बोलते हैं नहीं देते थे इसको पहले। और नाउ डेज में इंपॉर्टेंस काफ़ी दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की तरह कंप्लीट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको। पहले 30 आवर्स की थी, नाउ 70 आवर्स की है। और साथ ही में इसमें कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर फर्दर आपको आगे कोई जाने के लिए आपको साइकेट्रिक नर्सिंग एग्ज़ाम कंपलसरी क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाओगे। और साथ ही में नंबर ऑफ़ नर्सेज साइकेट्रिक की इंक्रीज़ हो रही है नाउअडेज, और उसकी नीड्स भी काफ़ी है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, ओके। बाकी इसमें लिख रखा है, आप देख सकते हो, बट इतना इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है हमें, और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अभी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम देखते हैं चेंजिंग, सेकेंड पॉइंट, चेंजिंग रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। इसको आप समझ सकते हो कि चेंजिंग रोल मतलब साइकेट्रिक नर्स है जो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स का काम ही नहीं करेगी, वो सिर्फ एक नर्स ही नहीं है, उसके रोल्स भी बाकी सभी की तरह चेंज होते रहेंगे डे बाय डे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो हमारी डेली लाइफ का, तो अगर एक मदर है तो उसके रोल सबके लिए चेंज होंगे, सन के लिए चेंज होंगे, उसके हस्बैंड के लिए चेंज होंगे, उसके मदर फादर के लिए चेंज होंगे। तो रोल सबके लिए अलग अलग होते हैं। सो अब यहाँ पे हम बात करें साइकेट्रिक नर्स की, तो उसके रोल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जैसे जिस फील्ड में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो उस अकॉर्डिंग हो जाएगी। लाइक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर उसको किसी पेशेंट को एडवाइज़र की ज़रूरत है तो वो एक एडवाइज़र बन जाएगी, काउंसलर की ज़रूरत है काउंसलर बन जाएगी, साइको ये क्या कहते हैं इसको, फिजियोथेरेपिस्ट इसकी ज़रूरत है तो वो भी वो बन जाएगी। तो देखो इसमें आगे अब मेंशन कर रखे हैं रोल्स। प्राइमरी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्लिनिकल के अंदर, ये देखो आ गया साइकोथेरेपिस्ट में। और लीडर के अंदर एजुकेटर, रिसर्चर, कम्युनिटी मैनेजर, लीगल एडवाइज़र, न्यूरोसाइकेट्रिक एंड जर्मेटोलॉजी। इन सब के अंदर इफ़ अगर रोल चेंज होते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है नर्स के लिए भी एज वेल एज पेशेंट के लिए भी। तो उनके रोल चेंज होते रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें यही बता रहा है कि साइकेट्रिक नर्स ओनली फॉर स्टाफ नर्स नहीं है, उसके रोल्स डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट टू द थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड केयर। अब हम इसमें बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड केयर की। किसी पर्सन को
रिकवर होने की अपनी इलनेस से उसको स्पेशल केयर चाहिए होती है, तो हमें उसकी स्पेशल केयर्स पे ध्यान देना है। हम बाकी केयर्स भी प्रोवाइड करते हैं जिस जनरल केयर बोलते हैं, लेकिन हमें स्पेशल केयर पे ज़्यादा ध्यान देना ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। साइकेट्रिक नर्सिंग इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम जनरल केयर टू स्पेशलाइज केयर। दिस केयर इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज सेटिंग्स, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट थेरेपी अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस। इट इज़ प्रोवाइड बाय स्पेशलाइज पर्सनल, और साथ में इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम उस पेशेंट को, और साथ ही में स्पेशल पर्सनल्स मीन्स जो भी स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, ये लोग भी स्पेशलाइज होने चाहिए, वेल एजुकेटेड और वेल नॉलेजेबल होने चाहिए ताकि वो उस पेशेंट को स्पेशल केयर प्रोवाइड कर सके। जैसे कि स्पेशल केयर, जैसे हम सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को लें तो हम चाइल्ड सेक्रेटरी पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के बारे में बताया जाएगा, उसके चाइल्ड की ब्रेन, चाइल्ड का माइंड, चाइल्ड का जो भी साइकोलॉजिकल जो भी उसका मेंटल है, हेल्थ है, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा ओनली फॉर चाइल्ड का। फिर आते हैं वुमेन सेक्रेटरी पे। वुमेन सेक्रेटरी के अंदर ओनली फॉर वुमेन के सेक्रेटरी के बारे में हम जानेंगे। तो ये एक स्पेशल फोकस करवाया है स्पेशलाइज्ड केयर के लिए। अगर सब मिक्स में होंगे, वुमेन चाइल्ड होंगे, तो एक स्पेशल केयर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग केयर चाहिए, जो बड़े हैं उनको अलग केयर चाहिए। तो हमने इसको इस तरह फील्ड में डिवाइड कर दिया ताकि हम लोग उनको केयर ईजीली प्रोवाइड कर सके और वो भी जल्दी रिकवर हो सके। फिर है ये जीड्रेटिक नर्स सेक्रेटरी। इसके अंदर जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एजेड एल्डरली पर्सन, उनको हम प्रोवाइड करते हैं केयर ऑफ मेंटल रिटार्डेड। जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स होते हैं, ऐसे बहुत होते हैं, तो उनको भी अलग केयर चाहिए। हम इनको इनके साथ में इन्वॉल्व करके उनको सिर्फ सिमिलर केयर नहीं दे सकते, उनको भी अलग केयर देनी पड़ेगी हमको। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है कि उसको वापस ना, पहले वाली जो उसकी कंडीशन थी उसमें हम उसको वापस लेके आए, तो ये रिहैबिलिटेशन वाली सर्विस भी हमको प्रोवाइड करनी है। आपको समझ में आ गया ये लास्ट पॉइंट क्या था? ये था फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड केयर। हमें स्पेशलाइज्ड केयर पे फोकस करना है उसकी, रैदर देन उसको सबको साथ में केयर देने से बेटर है हम सबको अलग अलग डिवाइड करके केयर दें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉस्ट इफेक्टिव केयर। अब देखो, नाम से पता लग रहा है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बोले तो मनी, इधर हम मनी की बात करेंगे। द ट्रेंड एग्जिस्टिंग इज अबाउट provide a care to patient that is qualitative effective but that must have reduced cost so that every section of society can afford this। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि जैसा हमको मालूम है, जितना हम क्वालिटी की केयर देने के लिए हमें उतना ही पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स बड़े होते हैं और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं काफ़ी कहते हैं ना कॉस्टली होते हैं उस चीज़ को सही करने के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, लो क्लास वाले होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको हमने एक ये चीज़ ट्रेंड में प्रोवाइड करी है कि हम उसको रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट को। जो जितनी कॉस्ट होगी, जितने उनके पैसे होंगे लगने के लिए, हम उसको थोड़ा कम कर देंगे ताकि वो भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सके और उनकी केयर भी बाकी सभी की तरह बेटर हो सके। दिस ट्रेंड सजेस्ट that a cost of preparation of psychiatric nurse and quality giving care should also be cost effective। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अगर ये चीज़ साइकेट्रिक नर्स प्रिपेयर करती है और सिर्फ ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है रिड्यूस कॉस्ट वगैरह, बट ये एज वेल एज साइकेट्रिक नर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बिकॉज उसकी भी जो भी सैलरी है उसमें भी कॉस्ट इफेक्टिव आएगा, उसकी भी सैलरी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ऐसी केयर देने वालों के लिए जो भी साइकेट्रिक नर्स वगैरह हैं वो कंडक्ट करते हैं, तो उनकी भी अच्छी सैलरी बेसिस पे उनको भी रखा जाएगा। और इट विल प्रमोट इंक्रीज नंबर ऑफ साइकेट्रिक नर्स एंड द स्टूडेंट में अट्रैक्ट टू द फील्ड। अब देखो, हमने ये चीज़ पढ़ी तो हमारे माइंड में भी स्ट्राइक हुआ ना कि अगर इसमें स्टूडेंट्स को और जो भी साइकेट्रिक नर्सेज जो अभी हो रही है, नीड जिनको हो रही है, तो अगर उनको भी अगर पैसे ज़्यादा मतलब मिलेंगे इन सेंस ऑफ फीस और सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स और जो भी अभी इस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं वो इसके लिए अट्रैक्ट होंगे। वो कहेंगे हाँ, हमें भी साइकेट्रिक नर्सिंग में जाना है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर से हमको भी फ़ायदा होना है, तो वो खुद का फ़ायदा सोचेंगे प्लस में पेशेंट का फ़ायदा भी होगा, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है और स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं इसके लिए। तो ये था हमारा पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव केयर, जिसके अंदर इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ तो
पेशेंट को जो केयर हमें स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे और हम उसको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में हमारा हमारा भी बेनिफिट है इसमें कि हमको भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो भी सैलरी है वो हमको मिलेगी इसमें। ओके, देन हम कम्स अप टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। हम टॉपिक को देख के ही हमेशा कोई भी चीज़ हमें अंदर लिखने से पहले समझ जानी चाहिए। डेवलपमेंट की बात हुई है, स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे एज देयर इज़ अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ nursing in general hospitals and community health centers there is need of some standard provide above stated specialized psychiatric nursing care। इसमें ऐसा बोला है कि हमको कोई भी स्पेशल केयर, जैसे हमने पढ़ा आगे फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड केयर, तो हमें कोई भी स्पेशल केयर प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमें रखना ज़रूरी है। जो भी हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड होता है, सेटिंग्स होती है, वो ज़रूरी है रखना, ताकि उसके लिए हमारा जो केयर हो वो इफ़ेक्टिव हो। हमने आगे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पढ़ी या स्पेशलाइज्ड भी पढ़ी, तो उन सब के लिए स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। These standards are mean for improving the quality care for mental illness they were induced। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे हमारे हॉस्पिटल्स के, हमारी केयर के, तो डेवलप होने के साथ में वो क्वालिटी भी अच्छी होगी उसकी। तो डेवलपमेंट हर जगह होना ज़रूरी है। बच्चों की भी बात करें तो उनका डेवलपमेंट होगा तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, पेरेंट्स का डेवलपमेंट होगा तो उनकी लाइफ अच्छी होगी। उसी तरह हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, स्टैंडर्ड हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे हमारी क्वालिटी केयर मेंटल इलनेस पर्सन की अच्छी होगी। तो इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट की बात करी थी हमने फिफ्थ पॉइंट में। अब हम आते हैं सिक्स पॉइंट पे, डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ, अदरवाइज मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। कोड ऑफ एथिक्स इन शॉर्ट हम बोले तो एक मॉरल बिहेवियर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है जो हम किसी को देते हैं। लाइक हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट के और नर्स के बीच में एक आईपीआर मेंटेन बोले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसको भी हम अच्छा बोलते हैं। और साथ में हमारे जो भी स्टाफ नर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनके साथ में हमारा जो रिलेशन होता है उसको भी हम कोड ऑफ एथिक्स में इंक्लूड करते हैं। अगर हमारी बिहेवियर अच्छा होगा, मॉरल हमारा अच्छा होगा पेशेंट के लिए, पर्सनल के लिए, तो वो अच्छी केयर प्रोवाइड करने में हमको हेल्प करेगा। तो सिक्स्थ में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स पर डेवलपमेंट कैसे, देयर इज़ अ नीड ऑफ वेल डेवलप्ड एंड डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स इन फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ये ज़रूरी है इसका डेवलपमेंट। इट विल प्रोटेक्ट द साइकेट्रिक नर्सेज इन क्लिनिकल फील्ड। ये साइकेट्रिक नर्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा एक बिहेवियर होता है ना, वो ही हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अगर हम किसी इंसान के सामने बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारी शायद उसके लिए कोई भी मतलब हम उसके लिए वैल्यू नहीं करते उस पर्सन के लिए। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम उसकी नज़र में अच्छे रहेंगे। ये हमको पता है, लाइफ का ये रूल है। तो वैसे ही इसमें है, द नर्स कैन प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अब नर्स कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू जो केयर प्रोवाइड करेगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर नर्स का बिहेवियर अच्छा होगा पेशेंट के लिए, तो पेशेंट उससे कोऑपरेट करेगा, उसकी बात मानेगा, उसकी बात सुनेगा, उसको भी अपना अपना लगेगा। अगर कोई नर्स इस तरह बिहेव करेगी कि बस अननोन की तरह जो ट्रीटमेंट करना है करा करके चले गए, उसकी सुना नहीं, तो शायद उसकी इलनेस इतनी जल्दी कवर ना हो जितना कि वो नर्स उससे फेमिलियर रहे, उसके साथ में इन्वॉल्व रहे और उसकी केयर प्रोवाइड करे, तो शायद वो जल्दी बेटर ठीक होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट इसके अंदर। और साइकोथेरेपिस्ट की जैसे, और प्रिपरेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, तो ये सब चीज़ें प्लान करनी चाहिए नर्स को, और साथ ही साथ में उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि ये उसके लिए बेनिफिशियल है, साथ में पेशेंट तो जल्दी रिकवर होगा ही। और ग्रुप थेरेपीज़ हुई, मेंटेन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट राइट्स, तो उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि पेशेंट और वो दोनों ही सेफली आगे चले। हम अब सेवेंथ वाले पॉइंट पे आते हैं, लीगल एस्पेक्ट इन साइकेट्रिक नर्सिंग। द प्रैक्टिस ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉ। अब लीगल की बात आते हैं, वहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए। अब लॉ की बात होगी, पेशेंट्स की राइट्स की बात होगी। तो अब इसमें दे रखा है कि पेशेंट्स के भी काफ़ी राइट्स हैं, तो उन्हीं राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए
हमें हमारी केयर प्रोवाइड करनी है। अगर कोई भी पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ करता है, यानी कि मना करता है मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो हम किसी भी तरह का उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, ये लीगली है। तो लॉ में ये लिख रखा है, अगर वो मना करता है तो हमें उसको नहीं प्रोवाइड करना है। ये देखिए लिखा हुआ है रिफ्यूज़ अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, वो रिफ्यूज़ करता है तो उसका राइट है, वो कर सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट होता है कि कहीं भी वो घूम रहा है तो हम उनके साथ साथ जाएं ताकि वो उसको हार्म नहीं हो, इधर उधर ना लगे, तो उसके साथ साथ रहे। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं हम मुझे वो भी नहीं करना, तो हम वो भी उसे नहीं कर सकते हैं। इसमें इन शॉर्ट हम बताएं तो कहने का मतलब ये है, पेशेंट्स के भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ वैल्यूज़ हैं, जो अगर वो डिनाई कर देता है किसी चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी मेडिकेशन के लिए भी, तो हम उसे ज़बरदस्ती प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके। और इसके लिए हम साथ ही में लीगल के अंदर हम रिकॉर्ड्स भी रखते हैं हमारे पास पेशेंट्स के, बहुत बहुत सालों के रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं, ताकि पेशेंट्स की कभी भी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर, या कुछ भी उसका केस लीगली अगर हो, तो ये जो भी हिस्ट्री होती है, रिकॉर्ड होते हैं, ये काम आते हैं आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और साइकेट्रिक नर्स मस्ट हैव एडुकेट लीगल नॉलेज ऑफ एडमिशन प्रोवाइड प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। और साथ ही में नर्स को ये नॉलेज, साइकेट्रिक नर्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि लीगल एडमिशन और उसका डिस्चार्ज किस तरह होता है। अगर कोई क्रिमिनल केस या कोई ब्लड वाला केस लाइक एक्सीडेंटल केस, इन सब के लिए अलग अलग लीगल्स अथॉरिटीज़ बनी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उनका एडमिशन ले सकते हैं, उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना ज़रूरी है। पेशेंट हैज़ राइट टू रिफ्यूज़ अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने बताया वो रिफ्यूज़ कर सकता है इस ट्रीटमेंट को। और इंटेंशनल टॉर्चर, और उसको टॉर्चर वगैरह ये सब कुछ उसको फील अगर हो रहा है और उसे लग रहा है मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो अगर वो डिनाई करता है तो उसको वहीं पे छोड़ना है और उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। अगर वो मना कर रहा है उसके बाद भी हम उसको ट्रीट करेंगे, तो उसकी साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ सही होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब होगी। नर्स शुड हैव ऑल्सो नॉलेज ऑफ restricted सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो नर्स को निभानी होती है पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसे सब ध्यान रखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी ये रिसेंट टॉपिक्स बताए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को आप इन शॉर्ट अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया आप मन से भी लिखोगे ना इसके अंदर। ये हेडिंग देख रहे हो आप, बस आप इतनी याद कर लो हेडिंग्स, इसके अंदर वाला मटेरियल मुझे पता है आप लोग लिख सकते हो, इतनी कैपेसिटी आप में है और कैपेबल हो। बट ये जो स्टार्टिंग जो हेडिंग्स है ये आप याद कर लो, और अंदर का मटेरियल अपने आप लिख लेना। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो कि ये जो हेडिंग्स है वो क्या क्या रही है। हेडिंग को देखते हुए आप अगर आगे करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर यूज़फुल लगा हो तो इसको एक लाइक देना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।